अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो कम से कम 3 से 6 महीने पहले धूम्रपान, मदिरापान बिल्कुल बंद कर दें। एनी लेडी जो प्लान कर रही है अपनी प्रेगनेंसी, उसको फॉलिक एसिड शुरू करना चाहिए। शुरू में पहले 3 मंथ्स में जब मॉर्निंग सिकनेस सबसे ज़्यादा होता है, आपको एक के लिए ही खाना है, समझदारी से खाना होता है, लेकिन एक बार में थोड़ा सा ही खाना है, बार बार खाते रहना है। नींबू, जिंजर, चाइनीज़ जिंजर ये अपने पास रख लें। जब भी लगे कि वॉमिटिश फील हो रहा है, उससे जो स्मेल आएगी, अरोमा आएगी, वो बहुत हेल्प करती है प्रेगनेंसी के इन सिम्टम्स के साथ। एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो जाए, उसके बाद कोई भी ब्लीडिंग हो, खतरे की निशानी होता है। 8वां महीना इज अ मिथ। 8वें महीने के आजकल बहुत अच्छे चांसेस हैं। सबसे पहला फीड पैदा होने की, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, सिजेरियन हो, जैसी भी डिलीवरी हो, 1 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए। हम इसको गोल्डन आवर, सुनहरा मौका बोलते हैं। मैं तो सभी महिलाओं से ये कहूँगी कि स्ट्रेच मार्क्स को अपने प्रेगनेंसी के मेडल जितना समझिए। माँ बनना हर महिला के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक ऐसा अनुभव है जो न केवल उनके जीवन को बदलता है, बल्कि उन्हें एक नई पहचान भी देता है। माँ बनने की खुशी का अनुभव करना हर महिला के लिए एक सपना होता है, और जब ये सपना पूरा होता है तो ये उनके जीवन को नए मायने दे देता है। पर इस बीच किन चीज़ों का ध्यान रखना है और आने वाले चैलेंजेस को आप कैसे फेस करेंगी, ऐसे कई सवाल आपके जहन में होंगे, जिसके जवाब आज हम आपको देंगे TV9 के नए शो विमेन वेलनेस आवर में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ त्रिशा हुसैन, और आज इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर लीना एन श्रीधर और डॉक्टर गार्गी विकास शर्मा। चर्चा को शुरू करते हैं। डॉक्टर लीना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा। डॉक्टर लीना, प्री प्रेगनेंसी की तैयारी में क्या क्या शामिल हो सकता है? देखिए, हम देखते हैं कि कई पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, वो तब आते हैं टेस्ट कराने के लिए जब वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट होती हैं। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि फॉर अ हेल्दी मदर, टू हैव अ हेल्दी प्रेगनेंसी, यू गॉट टू बी अ हेल्दी लेडी। और उसके लिए आपको कुछ ऐसे टेस्ट कराने चाहिए पहले से, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी कमियां हैं जो मुझे ठीक करनी है। जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट, अनीमिया आपने सुना होगा कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो एक सिंपल ब्लड टेस्ट लाइक अ CBC, उससे हमें पता चल सकता है कि आपका रक्त ठीक है या नहीं है। यूरिन इन्फेक्शन को रूल आउट करना चाहिए। कुछ वायरल मार्कर्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि आपको कोई पास्ट इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। आपने थैलेसीमिया जैसी बीमारी भी सुनी होगी। कई लोग होते हैं वो थैलेसीमिया माइनर होते हैं, दे आर कैरिंग द ट्रेट, और उनको पता भी नहीं होता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो थैलेसीमिया का भी एक बहुत सिंपल टेस्ट है जो कराना चाहिए। डायबिटीज़ हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, एंड मेनी पीपल दे आर प्री डायबिटिक, यानी कि डायबिटीज़ जस्ट हुआ नहीं है और चांसेस ज़्यादा होती हैं कि प्रेगनेंसी में उनको डायबिटीज़ हो जाएगा। तो कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो हाई रिस्क पे हैं या नहीं है। थायराइड कॉमन प्रॉब्लम है जो कि पिकअप हो सकती है। ब्लड ग्रुप, इनफैक्ट ब्लड ग्रुप दोनों पार्टनर्स को कराना चाहिए, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ का ब्लड ग्रुप होना चाहिए। उनके भी हस्बैंड के भी कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो हम बताते हैं कि ये इनको कराने चाहिए, ताकि वी हैव अ लेडी हु स्टार्ट्स द प्रेगनेंसी ऑन अ हेल्दी नोट। साथ ही करेक्ट वेट को अचीव करना चाहिए बिफोर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, एंड कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल्स मॉडिफिकेशंस करनी चाहिए, ताकि वो जब प्रेग्नेंट होती हैं तो दे आर स्टार्टिंग द प्रेगनेंसी ऑन अ हेल्दी नोट। ओके, डॉक्टर गार्गी भी हमारे साथ हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है TV9 से जुड़ने के लिए। मेरा सवाल आपसे रहेगा कि वैक्सीनेशन के कितने टाइप्स होते हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं या फिर होते हैं? वैक्सीनेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी। वैक्सीनेशन या टीकाकरण हमारी प्रेगनेंसी की तैयारी के लिए भी बहुत ज़रूरी है और प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी से पहले जब एक महिला हमारे पास आती हैं तो हम उनकी काफ़ी सारी वैक्सीनेशन स्टेटस चेक करते हैं। बचपन से जो वैक्सीनेशंस लगनी चाहिए बड़े होने तक, क्या वो सारे के सारे उनको लग गए हैं। अगर सारे लग गए तो उसके बाद भी हम चेक करते हैं उनका जर्मन मीज़ल्स या रुबेला स्टेटस क्या है, उनका चिकन पॉक्स वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं। अगर ये स्टेटस नहीं हुआ है तो फिर चिकन पॉक्स और रुबेला के लिए, जर्मन मीज़ल्स के लिए हम उनको वैक्सीन लगाते हैं। इन वैक्सीन्स के साथ साथ अगर उनके पास 5 से 6 महीने बाकी हैं प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए, तो उनको हम आज बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन भी लगवा लें। नॉट ओनली दैट,
एक फ्लू शॉट भी आता है जो इन्फ्लुएंजा से प्रेगनेंसी में उनको बचाता है। तो ये प्रेगनेंसी की तैयारी करने के लिए ये सारे वैक्सीन लगा सकते हैं। एक बार जब प्रेगनेंसी आ जाती है उस टाइम पे गर्भवती माँ को और बच्चे को दोनों को बचाने के लिए कुछ वैक्सीन्स लगाई जाती हैं। एक तो वैक्सीन लगता है टेटनस का जो हम सबको पता होता है। इसके अलावा एक Tdap वैक्सीन आता है जिससे आने वाले बच्चे को भी पैदा होने के टाइम से ही वो इम्यूनिटी लेके पैदा होता है काफ़ी सारी जानलेवा बीमारियों से, जैसे डिप्थीरिया वगैरह से लड़ाई करने के लिए। डॉक्टर लीना, फॉलिक एसिड और सप्लीमेंट्स का क्या रोल होता है? फॉलिक एसिड बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनी लेडी जो प्लान कर रही है अपनी प्रेगनेंसी उसको फॉलिक एसिड शुरू करना चाहिए। ये एक सप्लीमेंट है जिससे हम पैदाइशी नुक्स जो होते हैं बेबी के वो हम अवॉइड कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जब कोई लेडी प्लान कर रही तो हम कहते हैं 2-3 महीने पहले से ही आप स्टार्ट कर दीजिए फॉलिक एसिड सप्लीमेंट। इसके अलावा और भी सप्लीमेंट्स हैं जैसे विटामिन डी, कई लोगों को विटामिन डी की कमी होती है तो वो भी उनको लेना चाहिए। और विटामिन B12, आयरन, ये भी कमियां जो होती हैं वो भी सप्लीमेंट्स उनको पहले से शुरू कर देनी चाहिए। डॉक्टर गारी, क्या खराब लाइफस्टाइल को बदलना भी ज़रूरी होता है, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, हैवी वेट और स्ट्रेस? आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। आजकल की हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही चेंज हो गई है, बहुत ही बिगड़ गई है। स्पेशली शहरी लाइफस्टाइल तो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है। हमारे पास अभी जो महिलाएं आ रही हैं वो अक्सर हम उनमें देखते हैं, शहरों की बात कर रही हूँ मैं, वो अक्सर स्मोक भी करते हैं या तंबाकू किसी न किसी रूप में लेते हैं। ज़रूरी नहीं हर कोई स्मोक कर रहा हो, कोई गुटखा वगैरह होता है, पान मसाले में भी कई बार चीज़ें होती हैं जो सेहत के लिए हानिकारक होती है। उसके अलावा अल्कोहल भी का सेवन करना या मदिरा का सेवन करना बहुत कॉमन हो गया है। इसके अलावा हम पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग, उनकी नींद, उनकी लाइफस्टाइल पूरी ही बदल चुकी है शहरी लाइफस्टाइल के साथ। लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम ताज़ी हवा में सांस नहीं लेते हैं, टाइम पे सोते नहीं है, खाना पीना, रहन सहन सब बदल गया है। तो जैसे अगर स्मोकिंग को हम ले लें या धूम्रपान की बात करें तो महिला में या उनके हस्बैंड, जब वो उनके हस्बैंड भी अगर स्मोकिंग करते हैं तो उसको हम पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। उसका नुकसान भी आने वाले बच्चे पे उतना ही बुरा होता है जितना माँ अगर खुद स्मोक करे। इससे बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है प्रेगनेंसी में। बच्चा कमज़ोर पैदा हो सकता है, बच्चे में नुक्स आ सकते हैं पैदाइशी जो बच्चे की जान भी ले सकता है भविष्य में जाकर। टाइम से पहले डिलीवरी हो सकती है, बहुत लो बर्थ वेट बेबीज़ हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अल्कोहल की बात करें या मदिरा पान की बात करें तो इसमें अगर रेगुलर कोई लेडी महिला सेवन कर रही हैं तो उसमें आने वाले बच्चे को नुकसान तो होता ही है। उनके लेडी के लिवर को, खुद के अपने लिवर को उनके बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी लिवर सड़ने लग जाती है जिससे प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और सोच लीजिए सपोज़ बच्चा पैदा हो भी गया तो बच्चे को पैदा होते ही उसको फिट्स आने लग सकते हैं। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डेफिनेटली अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो कम से कम 3 से 6 महीने पहले धूम्रपान, मदिरापान बिल्कुल बंद कर दें। इसके साथ रेगुलर एक्सरसाइज कम से कम आधे से पौने घंटे का डेली, बोथ महिला और उनके साथी में, उनके हस्बैंड में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डेली कम से कम 8 से 10 घंटे, कुछ ना हो 8 घंटे का सोना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज तो मैंने बताया, और रेगुलर टाइम पे खाना खाना भी बहुत ज़रूरी है। पौष्टिक आहार लेना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है प्रेगनेंसी अगर प्लान कर रहे हैं तो। डॉक्टर लीना, क्या फैमिली मेडिकल हिस्ट्री का भी इसके अंदर कोई रोल होता है? एब्सोल्युटली, फैमिली की जो मेडिकल हिस्ट्री है वो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फैमिली में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपोथायरॉयड, ये काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। ऑल्सो जेनेटिक डिज़ॉर्डर्स, लाइक किसी फैमिली में कोई बेबी था, वाज बॉर्न विद से डाउन सिंड्रोम या एनी अदर जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी। तो कई बार क्या होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि उनके फैमिली में ऐसे जेनेटिक सिंड्रोम्स हैं या फैमिली हिस्ट्री है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो लेडी प्लान कर रही है अपनी प्रेगनेंसी वो थोड़ा अपना फैमिली हिस्ट्री के ऊपर भी देखे, क्योंकि देखा जाता है कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ फॉर एग्जांपल, उनको प्रेगनेंसी में फिर डायबिटीज़ ज़्यादा चांसेस होते हैं होने की। हाइपरटेंशन की भी हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो
ये बहुत ज़रूरी है कि क्लियरली अपनी फैमिली हिस्ट्री को थोड़ा सा देख लें कि क्या है, और डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि ऐसे ऐसे हमारे फैमिली में केसेस हैं, ताकि वो आपकी प्रॉपर टेस्ट करा लें टाइम टू टाइम, एंड देन योर प्रेगनेंसी में जो जो हमें सावधानी रखनी है या जो मेडिकेशन करना है वो हम टाइमली वो कर पाएँ। डॉक्टर गार्गी, जेनेटिक स्क्रीनिंग कैसे होती है जिससे मेडिकल कंडीशंस को मैनेज किया जा सके? जेनेटिक स्क्रीनिंग कुछ तो प्रेगनेंसी से पहले ही हो जाती है और कुछ प्रेगनेंसी में होती है। जैसे डॉक्टर लीना ने हमें बताया, जैसे हमें पता लगता है कि किसी फैमिली में कुछ स्पेशल चाइल्ड की हिस्ट्री है या कोई बच्चा ऐसा है जो पैदाइशी नॉर्मल नहीं है, कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं, थैलेसीमियाज हैं। अगर थैलेसीमिया नहीं भी हो, फैमिली में ऐसी हिस्ट्री है, खून नहीं जमता है या बार बार खून चढ़ाना पड़ता है किसी बच्चे को या यंग एडल्ट को, तो ऐसी हिस्ट्री में हम स्क्रीन कर सकते हैं। जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसके पहले हम ब्लड टेस्ट से, उसके जेनेटिक टेस्ट से पता कर सकते हैं कि कौन सी जीन डिफेक्टिव है। साइंस आज बहुत तरक्की कर गई है और आज हमारे पास बहुत एडवांस टेस्ट है जिससे हम बहुत सारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता कर सकते हैं। जब ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता हमें लग जाता है, फिर हम वो महिला में, उनके पति में हम वो जेनेटिक जीन के लिए टेस्ट करते हैं। टेस्ट जैसे आइडेंटिफाई हो जाता है तो हम उसके लिए आगे आने वाली प्रेगनेंसी में भी टेस्ट कर सकते हैं। ये तो बात होगी स्पेसिफिक जिनकी फैमिली हिस्ट्री है। जिनकी कोई भी फैमिली हिस्ट्री नहीं है लेकिन हमें लगता है कि एक यूनिवर्सल स्क्रीनिंग भी होना चाहिए, जैसे डाउन सिंड्रोम के लिए होना चाहिए। हम एक ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें, या ट्राइसोमी 18 के लिए हर एक माँ को, गर्भवती स्त्री को हम प्रेगनेंसी के दौरान स्क्रीन करते हैं। माँ का ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें हमें पता लग जाता है, जैसे डुअल टेस्ट होता है, क्वाड्रुपल टेस्ट होता है, एक टेस्ट होता है नॉन इन्वेजिव टेस्ट होता है जिसको हम NIPT बोलते हैं। तो इससे हमें आजकल हम देख रहे हैं एवरेज माँ बनने की उम्र बढ़ती जा रही है, स्पेशली शहरों में, गांव में भी, पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है। तो ऐसे इसके साथ चांसेस होते हैं कि बच्चे में कुछ जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती है, स्पेशली डाउन सिंड्रोम। आज तो डाउन सिंड्रोम, इंटरनेशनल डाउन सिंड्रोम दिवस है। तो डाउन सिंड्रोम होना एक परिवार के लिए काफ़ी सारी मुश्किलें पैदा करता है, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी दिनचर्या को बहुत चेंज कर देता है। तो इन चीज़ों के लिए हम प्रेगनेंसी में स्क्रीन कर सकते हैं और रिपोर्ट के हिसाब से हम इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। सो इट्स अ प्रिवेंटेबल। बर्थ ऑफ अ बेबी विद डाउन सिंड्रोम इज़ प्रिवेंटेबल। मतलब कि उस बच्चे को हम डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होने से पहले ही पता कर सकते हैं, पहले 3 महीने में ही पता लग जाते हैं। आजकल तो टेस्ट पता है लगने ऐसे। के बाद अबॉर्शन इसको करना होता है या फिर आप उससे प्रिवेंट करेंगे? अगर किसी महिला का टेस्ट ये पॉजिटिव आ जाता है, वो कपल का डिसीजन होता है कि उस बच्चे को वो रखना चाहते हैं कि नहीं। अक्सर जब वो डाउन सिंड्रोम के बच्चे को देखते हैं, क्योंकि वो ऐसे बच्चों से हम मिलाते हैं, वो अक्सर उनका डिसीजन यही होता है कि वो इस ऐसे बच्चे के लिए शायद तैयार नहीं है, स्पेशल चाइल्ड नहीं चाहते हैं और वो उसको अबॉर्ट कराना चाहते हैं। तो पहले 3 महीने में, 4 महीने में अगर ये पता लग जाए तो हम अपने MTP लॉज और गाइडलाइंस के हिसाब से उनकी हेल्प कर सकते हैं। डॉक्टर लीना, गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिसे कहा जाता है, अगर वो ज़्यादा ली जाए या उसका डोजेज ज़्यादा हो तो क्या आगे चलकर वो भी दिक्कत दे सकता है? डोजेस लेना जो है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बाय एंड लार्ज जो आजकल हमें अवेलेबल हैं बहुत सेफ हैं। एंड इनफैक्ट जो प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी, वो तो सबसे अच्छी चीज़ होती है। जैसे कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन गोइंग फॉर अ अबॉर्शन। तो जो आजकल जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स चले हैं सारे बहुत सेफ हैं और पेशेंट आराम से 1 साल 2 साल ले सकती हैं। हमारे देश में तो देखा जाता है कि जो महिलाएं हैं वो अक्सर ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना पसंद नहीं करती हैं। उनको ये डर लगता है कि इसके कारण आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। बट मैं ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत सेफ हैं एंड जब आप नहीं करना चाहती हैं प्रेगनेंसी तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपको लेना चाहिए। एंड व्हेन यू डिसाइड कि अब मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ, देन यू कैन स्टॉप द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। मे बी 1-2 महीने का टाइम दीजिए, अपने टेस्ट करा लीजिए कि आप स्वस्थ हैं एंड आप बेझिझक यू कैन गो एंड प्लान योर प्रेगनेंसी। तो सिर्फ ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से आपको आगे चलकर कोई दिक्कत आने वाली है। इट्स जस्ट अ मिथ। डॉक्टर गार्गी, प्रेगनेंसी की पुष्टि किन तरीकों से की जा सकती है?
कई तरीके होते हैं और कई महिलाएं तो ये भी कहती हैं कि घरेलू तरीके भी होते हैं, क्या ऐसा भी बिल्कुल। कुछ है? बिल्कुल, आजकल जैसे मैंने पहले कहा था, साइंस की तरक्की के साथ आज हमारे पास बिल्कुल होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट अवेलेबल है, जिसमें कोई भी महिला, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना भी हो, अपने नियरेस्ट फार्मेसी में जा सकती हैं और बहुत महंगा भी नहीं है, बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, मामूली मूल्य वाला प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेकर आ सकती हैं, अपना फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन उसमें टेस्ट कर सकती हैं। अगर 2 दाग दिखें तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, ये किट के साथ इंस्ट्रक्शंस आते हैं। उसके बाद जब वो हमारे पास आती हैं, दिस इज़ अ होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट। कई बार होता है ये टेस्ट किट बहुत क्लियर नहीं दिखाती है या कोई कन्फ्यूजन होती है, तो हमारे पास हॉस्पिटल में आने के बाद या गायनेकोलॉजिस्ट के पास आने के बाद कंफर्म करने के लिए हमारे पास बहुत ही सेंसिटिव और अच्छे ब्लड टेस्ट हैं। ये टेस्ट का रिपोर्ट 2-4 घंटे में हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है, बहुत जल्दी हम कंफर्म कर सकते हैं। और जब तक हमारा ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आता है, हम अल्ट्रासाउंड से पता कर सकते हैं। फर्स्टली बहुत सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन हमारे अल्ट्रासाउंड से पता लगती हैं। एक तो फर्स्ट कि वो प्रेग्नेंट हैं या नहीं, सेकेंडली हम ये पता कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी सही जगह पे है या नहीं। आपने सुना होगा कई बार ट्यूब में या ओवरी में या यूट्रस या गर्भाशय, हमारे बच्चेदानी हमारी प्रेगनेंसी की नॉर्मल जगह है, लेकिन नॉर्मल जगह के बाहर भी प्रेगनेंसी आ सकती है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अल्ट्रासाउंड कंफर्म करने की प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल जगह पे है, नॉर्मल स्थिति में है और नॉर्मल टाइम से है। तो ये हमारे पास सारे साधन अवेलेबल हैं। डॉक्टर लीना, कंसीव करने के चांसेस सबसे ज़्यादा कब होते हैं? जो लेडी की रेगुलर साइकिल्स हैं, जैसे 28 डेज से मे बी 35 डेज़ की जो साइकिल होती है, उसके लिए तो थोड़ा आसान है, क्योंकि ये देखा जाता है कि फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस से हम कैलकुलेट करते हैं तो 10th डे के बाद फर्टाइल पीरियड माना जाता है, यानी कि इस टाइम प्रेगनेंसी या फर्टिलिटी अच्छी है। सो पेशेंट कैन ट्राई फॉर प्रेगनेंसी मे बी 1 वीक आफ्टर द 10th डे। बट ये तो वो लोग कर सकते हैं जिनकी बहुत ही रेगुलर साइकिल्स हैं। बट हमने देखा है कई लेडीज़ की साइकिल्स इतनी रेगुलर नहीं होती। इनफैक्ट एवरी मंथ साइकिल लेंथ चेंज हो जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। वी रिकमेंड दैट दे गो एंड सी द गायनेकोलॉजिस्ट, वी विल एक्सप्लेन टू देम। ओव्यूलेशन स्ट्रिप्स भी अवेलेबल हैं, जिससे वो खुद भी अपने आप चेक कर सकती हैं कि कब हम ओवुलेट करने वाले हैं, जैसे अंडा कब रप्चर होने वाला है, तो वो फर्टाइल पीरियड माना जाएगा। सो ऐसी लेडीज़ को हम हेल्प करते हैं, क्योंकि 35 to 40 डेज साइकिल भी कई बार देखा जाता है, तो वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाती कि हमारा फर्टाइल पीरियड कौन सा है। सो इट इज़ ईजी जब आपका साइकिल बिल्कुल 28 to 35 डेज़ है, अपने आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बट हमारे पास अल्ट्रासाउंड भी है, सो अल्ट्रासाउंड से भी हम फॉलो कर सकते हैं उसका साइकिल। और जब हम देखते हैं कि एग रीचेज अ गुड साइज एंड रप्चर होने वाला है, हम उनको बता सकते हैं कि अब आपका फर्टाइल पीरियड बेस्ट है, नेक्स्ट 24 to 36 आवर्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं, एंड दे कैन ट्राई फॉर अ प्रेगनेंसी इन दैट पीरियड ऑफ टाइम। डॉक्टर गार्गी, मॉर्निंग सिकनेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है और इसकी रेमेडीज़ क्या क्या हो सकती हैं? जो हम मॉर्निंग सिकनेस का नाम ही गलत पड़ा हुआ है, पहले तो मैं वो क्लैरिफाई कर दूं। मॉर्निंग सिकनेस जनरली हम उसको बोलते हैं जो थोड़ा सा मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है प्रेगनेंसी आने के बाद, सबसे कॉमन सिम्टम्स में से है। और उसके साथ जी मचलाता है, नौशिया होता है, उल्टी करने का मन होता है, या कई बार उल्टियाँ हो भी जाती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सुबह सुबह हो, ये दिन में कभी भी हो सकता है, दोपहर को हो सकता है, शाम को हो सकता है, रात को भी हो सकता है। तो इसलिए इसका नाम मॉर्निंग सिकनेस हमें तो नहीं पता कहाँ से पड़ा, लेकिन पड़ गया। सो इसको प्रिवेंट करने के बहुत प्यारे तरीके, कुछ घरेलू नुस्खे हैं, कुछ डॉक्टर के पास आने के बाद दवाइयाँ हम दे सकते हैं। घरेलू नुस्खे जो फर्स्ट मैं मेंशन करना चाहूँगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें से हर कोई कर सकता है। बार बार में प्रेगनेंसी, हमारा एक ओपिनियन होता है प्रेग्नेंट हो गया 2 के लिए खाना है, 2 के बराबर खाना है, बिल्कुल नहीं। शुरू में पहले 3 मंथ्स में जब मॉर्निंग सिकनेस सबसे ज़्यादा होता है, आपको 1 के लिए ही खाना है, समझदारी से खाना होता है कि पौष्टिक चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आने वाले प्रेगनेंसी में बच्चा अच्छे से बढ़ पाए। लेकिन एक बार में थोड़ा सा ही खाना है, बार बार खाते रहना है। दैट इज़ द फर्स्ट ट्रिक टू टेक केयर ऑफ इट। सुबह उठते खाली पेट नहीं रहना है ज़्यादा देर, उठते ही कुछ थोड़ा सा खा लेना है, जैसे कोई रस्क, मील लेने हैं। हाँ, जैसे रस्क,
टोस्ट या बिस्किट ले सकते हैं। कभी भी जो सिर्फ वर्किंग लेडीज़ हैं और बार बार उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहना है। डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको कुछ मेडिसिन देंगे जिससे आपके सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाएंगे। वो मेडिसिन रेगुलरली लेंगे तो बहुत जल्दी इनका निवारण हो सकता है। इसके अलावा जैसे वर्किंग लेडीज़ है, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अपने पर्स में या आसपास नींबू, जिंजर, चाइनीज़ जिंजर ये अपने पास रख लें। जब भी लगे कि वॉमिटिश फील हो रहा है या मन करता है, अजीब लगता है, तो फिर थोड़ा सा उनको रब करें। उससे जो स्मेल आएगी, अरोमा आएगी, वो बहुत हेल्प करती है। प्रेगनेंसी के इन सिम्टम्स के साथ हेल्प करती है बहुत ज़्यादा। डॉक्टर लीना, प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर थकान क्यों बनी रहती है? कोई मेजर रीज़न इसका कि आपकी थकान बनी हुई है? जो प्रेगनेंसी में एक हार्मोन होता है बीटा एचसीजी, वो बढ़ने लग जाता है। एंड वो प्लस एक और हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, जो कि प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। इसके सॉर्ट ऑफ इम्बैलेंस, और वो बढ़ने लग जाता है, उसके कारण ये थकान, नौजिया, जी मिचलाना, नॉट फीलिंग गुड, ये सारी सिम्टम्स होती हैं। एंड ये जो आपने बताया कि थकान, ये बहुत इट्स वेरी वेरी कॉमन। मतलब कई बार अगर कोई पेशेंट हमें ऐसे बोलता है कि मेरा जी मिचला रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा थकान होती है, तो हम सबसे पहले पूछते हैं कि पीरियड आपको लास्ट कब आया। एंड उनको एक डाउट होने लगता है कि दे मे बी प्रेग्नेंट, एंड फिर वो जाके अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कराती हैं। तो काफ़ी हद तक थकान एक नॉर्मल सिम्टम है, और इससे हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये शुरू के 3 महीने में ज़्यादा देखा जाता है। धीरे धीरे ये सिम्टम चले जाती है और वो वापस अपने काम में आ जाती है, उतनी ही चुस्त-फुस्त हो जाती है। बट देयर इज़ अ वर्ड ऑफ कॉशन। थकान कई बार एक लक्षण होता है एनीमिया का, खून की कमी। सो इसलिए द लेडी शुड गेट हर ब्लड टेस्ट डन, अपना कंप्लीट ब्लड काउंट करा लें, अपना हीमोग्लोबिन करा लें, क्योंकि ये एक लक्षण हो सकता है एनीमिया का। और अगर ऐसा है तो फिर ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाए, ताकि हम उसको कुछ मेडिसिन दे दें ताकि ये भी करेक्ट हो जाए। डॉक्टर गार्गी, कभी कभी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग देखने को मिलती है। क्या ये आने वाले खतरे की निशानी हो सकती है या फिर ये भी नॉर्मल है? प्रेगनेंसी में कभी भी, एक बार प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए, 5 to 6 वीक्स या 1.5 महीने की प्रेगनेंसी हो जाए, बिल्कुल अर्ली ऑन इन प्रेगनेंसी एक इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है, उसकी कोई चिंता नहीं है। बट एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो जाए, उसके बाद कोई भी ब्लीडिंग हो, चाहे वो फर्स्ट 3 मंथ्स में हो, चौथे से छठे महीने के बीच में हो, या 7वें से 9वें महीने के बीच में हो, ये हमेशा ही खतरे की निशानी होता है। फर्स्ट 3 मंथ्स में वो अबॉर्शन की तरफ संकेत कर सकता है, और 4th से 6th मंथ में, 4th से 6th मंथ में ये टाइम से पहले वाले लेबर पेन्स या यूट्रस का मुंह खुलने के संकेत दे सकता है, बच्चा ख़राब हो सकता है। और अगर 7th से 9th मंथ के बीच में है तो प्री टर्म डिलीवरी या टाइम से पहले बच्चा पैदा होने की प्रॉब्लम कर सकता है। इसके अलावा अंदर ब्लीडिंग की भी संकेत हो सकता है, प्लासेंटा प्रीविया, अब्रप्शो वगैरह के संकेत हो सकते हैं। तो प्रेगनेंसी में चाहे वो 2nd मंथ में हो या 9th मंथ में हो या बीच में कभी भी हो, आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर से चेकअप करवा के कंफर्म कर लेना चाहिए कि बच्चा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। डॉक्टर गार्गी, जो प्री टर्म प्रेगनेंसी की आपने बात की, इसके अंदर कई बार ये होता है कि बच्चा 7वें महीने में पैदा हो जाता है। तो ये मिथ है कि 7वें महीने में होगा तो बच जाएगा, पर 8वें महीने में होगा तो फिर आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, या फिर बचने में या बचाव में? क्योंकि मिथ है, मैंने सुना है काफ़ी बुजुर्गों से कि 7वें महीने में हुआ तो ठीक है, 8वें महीने में हुआ तो दिक्कत है। प्रेगनेंसी जितनी मैच्योर होके 9th मंथ में डिलीवर होगी, बच्चे के बचने के चांसेस या नॉर्मल होने के चांसेस सबसे अच्छे हैं। लेकिन आजकल, जैसे मैं पहले भी बताया, हमारे NICU फैसिलिटीज़ अच्छे इंस्टीट्यूट्स में इतने अच्छे हैं कि 7th मंथ से लेकर 9th मंथ तक, कई बार 6 मंथ, 6.5 मंथ्स में भी बेबीज़ पैदा होते हैं। केस टू केस डिपेंड करता है। कोई बच्चा डेफिनेटली एट एन एवरेज बात करें तो 7वें महीने से बेटर तो 8वें महीने के चांसेस है, और 8वें से बेटर 9वें महीने के चांसेस तो है। यानी सिर्फ मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ मिथ। 8वां महीना इज अ मिथ। 8वें महीने के आजकल बहुत अच्छे चांसेस हैं। डॉक्टर लीना, प्रेगनेंसी के अंदर कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है? कॉम्प्लिकेशंस, प्री मेच्योर लेबर, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, प्री टर्म लेबर 7th मंथ में कभी कभी पानी छूट जाता है तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ती है। ब्लीडिंग हो रही है, प्लासेंटा नीचे है, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, प्री मेच्योरिटी की तरफ जाती हैं।
ये तो होगी बेबी की। मदर में भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जैसे अगर खून की बहुत ज़्यादा कमी हो तो उसके सारे कॉम्प्लिकेशंस ऐसे लेडीज़ में ज़्यादा देखा जाता है, जैसे प्री टर्म लेबर, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, और PPH आपने सुना होगा। सबसे ज़्यादा रिस्क लेडी को होता है पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी कि डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग हो रही है और वो कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो सबसे ज़्यादा इनफैक्ट मैटरनल मोर्टेलिटी हमारी कंट्री की सबसे ज़्यादा PPH के कारण होती है। और इसका एक सबसे बड़ा जो जैसे कहते हैं कारण होता है कि लेडी का हीमोग्लोबिन कम होता है, तो वो सारा जो ब्लड लॉस हो रहा है डिलीवरी के टाइम पर वो सह नहीं पाती है, और वो मतलब हमारी जो मोर्टेलिटी देखी जाती है वो इसी के कारण होती है। सो ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये देखी जाती हैं। और यस, ये काफ़ी हद तक हम ये कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब प्रॉपर एंटीनेटल केयर, प्रॉपर डाइट, हीमोग्लोबिन आप अपना बिल्कुल 12 ग्राम तक ही रखेंगे राइट फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड, या बिगनिंग में अगर ठीक नहीं है तो मेडिसिन के साथ हम अच्छे एंटीनेटल केयर के साथ कोशिश करते हैं कि 9th मंथ तक उनका हीमोग्लोबिन 12 ग्राम हो जाए। तो काफ़ी हद तक ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस अभी हमने जिसके बारे में हमने बात किया है ये हम अवॉइड कर सकते हैं, एंड वी कैन गिव अ हेल्दी बेबी एंड अ हेल्दी मदर। डॉक्टर गार्गी, चाइल्ड बर्थ के विकल्प कौन कौन से हो सकते हैं और इनके बेनिफिट्स और रिस्क क्या क्या है? चाइल्ड बर्थ, अगर हम डिलीवरी की बात करें, डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, वजाइनल डिलीवरी हो सकती है, सिजेरियन से हो सकता है, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन की मदद ली जा सकती है वजाइनल डिलीवरी में भी। देखिए, ज़्यादातर तो हम प्रेफर करते हैं सबसे कम कॉम्प्लिकेशंस नॉर्मल डिलीवरी के साथ हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी जिसका हो सकता है उसके लिए तो बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन है। जिनका हो सकता है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है प्रेगनेंसी में, बच्चा सीधा है एंड बिल्कुल आराम से हो सकता है, दैट इज़ द परफेक्ट सोल्यूशन। लेकिन कई महिलाएं होती हैं, बच्चे में किसी कॉम्प्लिकेशन या उनके प्लेसेंटा की कॉम्प्लिकेशन की वजह से उनके लिए सिजेरियन ही सेफ़ है। नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे को या माँ को किसी को भी खतरा हो सकता है, एंड इसकी वजह से फिर इन केसेस में सिजेरियन इनके लिए लेस कॉम्प्लिकेशंस वाला और बेस्ट रूट ऑफ डिलीवरी है, बेस्ट मोड ऑफ डिलीवरी है। डॉक्टर लीना, चाइल्ड बर्थ के दौरान होने वाले पेन को क्या मैनेज किया जा सकता है? बिल्कुल मैनेज किया जा सकता है। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, एंड मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लेबर पेन्स या दर्द से हमें किसी को भी डरना नहीं चाहिए। वी हैव फैसिलिटीज़, आपको पता ही है, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया है, इट्स अवेलेबल। आप डिमांड कर सकते हैं कि मुझे एपिड्यूरल दें, एंड वो एक बहुत ही सेफ तरीका है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक पेन फ्रॉम 0 to 10, अब 3 या 4 तक तो कोई भी सह सकता है, बट 7 और 8 नहीं सह सकते हैं, एंड 10 तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो एनीबडी, क्योंकि सबका पेन थ्रेशोल्ड अलग अलग होता है ना। तो अब आजकल ये हम एपिड्यूरल देते हैं तो पेन थ्रेशोल्ड आप कह सकते हैं कि 7-8 से अगर 3 या 4 हो जाए तो वो आराम से वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकती है। और किसी को डरना नहीं चाहिए कि ये कोई एक एबनॉर्मल प्रोसीजर हो रहा है, बैकबोन में हमें एक इंजेक्शन दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बहुत ही सेफ है, एंड इट रियली प्रमोट्स नॉर्मल डिलीवरी। अच्छा, ये एक सवाल मेरा ये भी है कि ये जो बैकबोन में इंजेक्शन दिया जाता है, कई महिलाएं ये कहती हैं कि वो ज़िंदगी भर उनके दर्द रहता है, क्या ये भी है या ये भी सिर्फ एक मिथ है? दिस इज़ एन एंटायर मिथ। बिकॉज देखिएगा कि प्रेगनेंसी में कुछ चेंजेस होती हैं जिसमें लो बैक एक तो बहुत कॉमन होता है। इनफैक्ट द रीज़न ऑफ लो बैक एक जो रहता है डिलीवरी के बाद, वो इसलिए होता है कि वो एक्सरसाइजेज नहीं करती टू कम बैक इन शेप। क्योंकि आप ये सोचो, एक रबर बैंड है जो इतना ज़्यादा हमने स्ट्रेच कर दिया है, उसके बाद वो रबर बैंड अपने आप तो आ ही जाता है अपने आकार में, पर पूरी तरह से आता नहीं है। तो बैक को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी नीडल जो बैक में डाली गई है वो ज़िंदगी भर का पेन नहीं देती है। फाइब्रोसिस किसी को होता है और वो भी मैनेज किया जाता है, बट बाय एंड लार्ज ये रीज़न क्या है कि उनको लो बैक एक होता है, वो रीज़न यही है कि वो एक्सरसाइज करके अपना बैक स्ट्रेंथन नहीं करती हैं। सो इट इज़ अ मिथ कि एपिड्यूरल या कोई भी इंजेक्शन हम बैकबोन में जो देते हैं उसके कारण लाइफ लॉन्ग पेन हो रही है। ऐसे कई मिथ हैं जिनके आज जवाब महिलाओं को मिल जाएंगे और वो डरना बंद कर देंगी। फीडिंग के लिए कैसे तैयार हुआ जाए डॉक्टर गार्गी, और एक बच्चे को एक माँ दूध कब तक पिला सकती है?
सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन होता है कि एक लेडी को मेंटली तैयार होना होता है। कई महिलाओं को लगता है कि वो दूध नहीं पिला पाएंगी, फर्स्ट टाइम मदर्स को स्पेशली ये डाउट होता है। कई लेडीज़ होती है वो सेकंड टाइम मदर हो रही होती हैं, थर्ड टाइम, बट उन्होंने पहले दूध नहीं पिलाया होता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ मेंटल प्रिपरेशन। उसके साथ पौष्टिक आहार, अच्छी नींद, कम से कम 8 से 10 घंटे नींद डिलीवरी के बाद, एंड सफिशेंट पानी, हाइड्रेशन, ताकि दूध बन पाए और पौष्टिक दूध बच्चे को पहुँचे। What I like to emphasize is सबसे पहला फीड पैदा होने की, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, सिजेरियन हो, जैसी भी डिलीवरी हो, 1 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए। हम इसको गोल्डन आवर, सुनहरा मौका बोलते हैं। इसको कभी नहीं गंवाना चाहिए। ये बच्चे के लिए अमृत है और ये अमृत अपने माँ, कोई भी माँ अपने बच्चे को वंचित ना करे। कम से कम 6 मंथ्स कोशिश करके दूध पिलाएं और 6 मंथ्स के बाद भी पिला सकते हैं। ऑफ कोर्स उस टाइम पीडियाट्रिशियन बता देते हैं और क्या ऊपर का आहार देना चाहिए, बट 6 महीने तो कम से कम पिलाना चाहिए। हाँ डॉक्टर गार्गी, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो बहुत वक्त तक दूध पिलाती हैं अपने बच्चों को, और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जैसे हम कह सकते हैं कि काफ़ी उन्हें अपनी फिटनेस का ध्यान रहता है, ख्याल रखती हैं, तो वो इस चीज़ से बचती हैं। क्या उन्हें बचना चाहिए? क्या उससे उनकी सेहत पर भी कोई फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं, अगर वो अपने टाइम टाइम से पौष्टिक आहार का, हाइड्रेशन का ध्यान रखें, अपना पानी, तरल पदार्थ लेते रहें और अपने सप्लीमेंट्स लें। हम सोचते हैं बस प्रेगनेंसी जब तक है तब तक दवाई लेनी चाहिए, सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी के बाद कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उतना ही ज़रूरी है प्रेगनेंसी के दौरान जितना ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी मैं बोलूँगी लैक्टेशन या स्तनपान कराने के टाइम पर, लैक्टेशन के टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप पौष्टिक आहार लेंगे, सप्लीमेंट्स लेंगे, तो जो दूध बनेगा वो बच्चे को जाएगा, वो पौष्टिक होगा, वो बच्चे को अच्छा सेहत प्रदान करेगा और आपकी सेहत पे भी कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल मिथ है कि दूध पिलाने से आपकी सेहत खराब होती है, बिल्कुल नहीं होती है। डॉक्टर लीना, अगर कोई महिला सालों बाद भी गर्भधारण नहीं कर पा रही है तो वो अपने माँ बनने के सपने को किस तरीके से पूरा कर सकती है? अगर कोई भी लेडी जो प्लान कर रही है और वो देख रही है कि 1 साल हो गया और प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो उसको डेफिनेटली अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहिए डॉक्टर के पास। कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जो हम करते हैं लेडी के लिए, और हस्बैंड के भी कुछ टेस्ट कराते हैं, और कई बार हमें तब भी पता चल जाता है कि क्या कमी है, और ये काफ़ी आसानी से ये जो कमियां हैं ये हम पूरी कर सकते हैं, एंड दे कैन अचीव देयर गोल ऑफ प्रेगनेंसी। ये समझ लेना चाहिए कि 30% कारण जो होते हैं वो फीमेल के होते हैं, 30% मेल के होते हैं और 30% दोनों के होते हैं। सिर्फ एक 10% होता है जो कहते हैं कि कोई कारण नहीं मिला एट द एंड ऑफ इट। तो अगर 1 साल हो गया है तो देन दे शुड नॉट वेट, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि लोग दे आर गेटिंग मैरिड लेट, है ना, मैरिज भी लेट हो रही है, फिर वो प्लानिंग भी अपनी लेट शुरू करते हैं। तो इनको बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी मैम कहते हैं कि प्री प्रेगनेंसी अपने आप को चेक करा लेना चाहिए, सो दैट कोई कमी है तो वो पहले से ठीक की जाए, और जो प्रेग्नेंट नहीं हो रहे उनको जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आजकल बहुत सारे तरीके हैं, वी हैव ओव्यूलेशन इंडक्शन, मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, उनके भी मेडिसिन्स हैं, एंड वो बहुत अच्छे कामयाब रहती हैं, एंड पेशेंट्स दे कैन अचीव देयर गोल ऑफ अ प्रेगनेंसी। एंड ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि आजकल IVF भी काफ़ी अप्रोचेबल हो गया है, और जिनका नहीं होता है नेचुरल तरीके से या विद मेडिकेशन, दे कैन ऑप्ट फॉर IVF। डॉक्टर लीना, देखिए ये कहा जाता है या फिर आप मानेंगी कि समाज की कुरीति रही है कि हमेशा महिला को ही इस चीज़ का ब्लेम किया जाता है, अगर वो माँ नहीं बन पा रही है तो महिला में ही कोई दिक्कत है। आप इस चीज़ को भी क्लियर कर दीजिए कि सिर्फ महिला में दिक्कत नहीं हो सकती। क्या सच में ऐसा है कि सिर्फ एक महिला में दिक्कत है तो वो माँ नहीं बन पा रही है? हो सकता है किसी पुरुष में भी दिक्कत हो। बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे अभी आपको स्टैटिस्टिक्स बताए थे, 30% फॉर द फीमेल, 30% मेल, तो ये तो उतना ही हो गया, 30 and 30, एंड द अदर 30 दोनों में। सो ये तो बहुत क्लियर है कि प्रॉब्लम दोनों तरफ से आ सकती है, और क्योंकि द लेडी इज द वन जो प्रेग्नेंट हो रही है, तो समाज ने ऐसा बना दिया है जैसे कि लेडी ही जाके अपने इन्वेस्टिगेशंस कराए। इनफैक्ट जब भी कोई महिला आती है अपनी से मदर के साथ या मदर इन लॉ, तो मैं देख तो लेती हूँ, पर उसके बाद मैं उनको एक बहुत जेंटली बताती हूँ कि अगली बार
अपने हस्बैंड के साथ आना, बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो समझानी पड़ती, जैसे आप अभी हमने बात किया था फर्टाइल पीरियड, हमने कुछ मेडिसिन के बारे में बात किया था, तो वो सारी चीज़ें हम खुल के उनके साथ कपल के साथ बात करते। तो ऑलवेज कपल काउंसलिंग एंड कपल इन्वेस्टिगेशन, हमेशा ये समझना है कि दोनों पार्टनर्स का उतना ही रोल है एक हेल्दी कंसेप्शन एंड हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव करने का। बिल्कुल, तो महिला को सिर्फ जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। डॉक्टर गार्गी, टेस्ट ट्यूब बेबी और आईवीएफ में क्या अंतर है? क्योंकि लोगों को इसका अंतर समझ में नहीं आता, तो मैं चाहूँगी कि आप इन दोनों के बीच का अंतर हमें समझा दें। टेस्ट ट्यूब बेबी और आईवीएफ दोनों एक ही हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं और आईवीएफ को हम एक्सपैंड कर लें तो इट्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, महिला के शरीर से एग निकालते हैं, उसको जांच पड़ताल करते हैं, हेल्दी एग्स लेते हैं, और पुरुष के शरीर से हम स्पर्म्स निकालते हैं। स्पर्म्स को अगेन हम सिलेक्ट करते हैं जो गुड क्वालिटी स्पर्म्स है। गुड क्वालिटी स्पर्म्स से गुड क्वालिटी ओवा या एग को हम फर्टिलाइज करते हैं और लैब में इक्विपमेंट में बेबी बनता है, तो इसलिए इसका नाम टेस्ट ट्यूब बेबी कॉमनली बोला जाता है और प्रोसीजर का नाम आईवीएफ होता है। दोनों सेम है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। और एक बार जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, बेबी को अगेन जांच किया जाता है, हेल्दी बेबी पाया जाता है, तो उस हेल्दी बेबी को महिला के शरीर में वापस स्थापित किया जाता है उनके यूट्रस के अंदर। ये जो पूरा प्रोसीजर है, ये पूरा प्रोसेस है, इसमें कितना खर्चा आता है? क्योंकि शायद एक आम इंसान इसको बेयर नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये बहुत हाईली स्पेशलाइज टेक्निक है, इक्विपमेंट्स है, मेडिसिन की इसकी ज़रूरत पड़ती है, ऑलमोस्ट डेली इंजेक्शंस लगते हैं, तो प्रोसेस एक्सपेंसिव है। एंड बहुत सारे सेंटर्स हैं हमारे पूरे देश में और विश्व में, डिपेंडिंग अपॉन क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी है, खर्चा उसके हिसाब से होता है। तो एक्सपेंसिव है, कोई आम इंसान हाँ, इसे आम bear नहीं नॉर्मल कर- प्रेगनेंसी से तो डेफिनेटली एक्सपेंस ज़्यादा है। वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से प्री मैच्योर बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं और उनका रिस्क बढ़ता है, इन्फेंट डेथ भी? जैसे अभी हमने बात किया था एनीमिया, है ना, रक्त की कमी, एक तो वो नंबर 1 है। फिर शुगर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ जैसे मैंने बताया था, लिवर एंजाइम्स बढ़ जाना जो कि कई बार प्रेगनेंसी में हो जाती हैं, और जैसे हमने बात किया था अबाउट स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, है ना, ये सारे कारण हैं जिससे प्रीमेच्योर बर्थ, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, बर्थ डिफेक्ट्स ज़्यादा देखी जाती हैं प्रेगनेंसी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए इन प्रेगनेंसी, सो दैट ये सारी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। डॉक्टर गार्गी, देखिए महिलाओं में अक्सर देखने को मिलता है कि स्ट्रेच मार्क्स को लेकर बड़ी वो परेशान रहती हैं कि अगर प्रेगनेंसी में रहूँगी तो स्ट्रेच मार्क्स होंगे। क्या उनसे भी बचाव किया जा सकता है या फिर ये प्राकृतिक है, ये होंगे ही? देखिए, स्ट्रेच मार्क्स सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है प्रकृति। स्ट्रेच मार्क्स को कम्प्लीटली अवॉइड करना तो पॉसिबल नहीं है। डिपेंड करता है कुछ जेनेटिक्स के ऊपर, जिनकी टेंडेंसी होती है स्ट्रेच मार्क्स होने की ज़्यादा, उनमें ज़्यादा होते हैं, जिनमें कम होती है कम होते हैं। मैं तो सभी महिलाओं से ये कहूँगी कि स्ट्रेच मार्क्स को अपने प्रेगनेंसी के मेडल जितना समझिए। आपने डिलीवरी की है, प्रेगनेंसी एक पूरे बच्चे को बढ़ाना अपने शरीर के अंदर, उसको अपने खून से सींचना, उसको डिलीवरी करना, चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन से हो, कोई भी आसान काम नहीं है। उस बच्चे को दूध पिलाना, तो प्लीज़ कंसिडर इट अ मेडल ऑफ योर प्रेगनेंसी एंड द फैक्ट दैट यू हैव गिवन बर्थ। आपको इसको बहुत प्राउडली फ्लॉन्ट करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का TV9 से जुड़ने के लिए और उन तमाम सवालों के, उन तमाम मिथ्स के जवाब देने के लिए जो बेहद ज़रूरी थे और शायद बेसिक से सवाल थे जो हर महिला जानना चाहेगी। आप लोगों ने उसका बखूबी जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।